जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं यूसीसी के बारे में बताने चाह रहा हूँ। आजकल क्यों इतनी चर्चा हो रही है यूसीसी की, बीजेपी गवर्नमेंट क्यों इतनी ज़्यादा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनियन सिविल कोड की इतनी ज़्यादा क्यों चर्चा कर रही है। कहीं भी रैलियाँ हो रही हैं तो ज़रूर चर्चा हो रही है समान नागरिक संहिता कानून की। ऐसा क्या हो गया है, अचानक चुनाव आते ही इसकी चर्चा होने लगी है। जैसे अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश की एक रैली में उन्होंने कहा कि यूनियन सिविल कोड पूरे देश में हम जल्द ही लागू करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिमों का घाटा है, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है जिनके अपने पर्सनल लॉ वोट्स हैं, है ना। जैसे कि कुछ आदिवासी समुदाय हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग हमारे देश की जनसंख्या का 10 करोड़ लगभग 8% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, और आदिवासियों का भी अपना अलग सिविल कानून है और मुस्लिमों का अपना अलग सिविल कानून है। तो उन सब पे क्या असर पड़ेगा, आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप ये सोचेंगे कि अचानक चुनाव आते ही 2024 का कैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट इसको एक चुनावी प्रोपेगेंडा के तहत लोगों को बांटने के लिए ये कानून लेके आई है कि इससे क्या होगा कि फिर दो धड़ों में लोग बढ़ जाएंगे, जैसे एनआरसी और सीएएम बटे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में चुनाव जीती थी तो अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी, लिखी थी अब पैरा नंबर 8 में कि हम यूनियन सिविल कोड भी लेके आएंगे। तो उनके मैनिफेस्टो का ही है। तो 370 उन्होंने तो ये सारे कानून उन्होंने लागू कर दिए, 370 भी लागू कर दिया, लेकिन यूनियन सिविल कोड रह गया था 2024 में उनके मैनिफेस्टो में, यानी उनके घोषणा पत्र में ये चीज़ दी चुकी है। ठीक है, तो ये कोई अचानक से नहीं आया है, ये मोदी जी बहुत पहले से मैनिफेस्टो में अपने कहा जा चुका है, उसको अब 2024 चुनाव से पहले लागू करना चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं ये आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 44, संविधान के आर्टिकल 44 में दिया हुआ है इसका। देखिए हमारे जो संविधान में 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें जो आर्टिकल 44 है वो बात करता है यूनियन सिविल कोड की, कि भारत में एक सिविल कोड लागू होना चाहिए। जैसे कि क्रिमिनल लॉज सभी के लिए एक समान है, वैसे ही सिविल लॉज भी सभी के लिए एक समान होने चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, हिंदू का अलग हिंदू मैरिज एक्ट है 1964 का, हिंदू मैरिज एक्ट एक अलग है, मुस्लिमों का अलग 1937 का उनका मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, यानी कि शरीयत का कानून एक चलता है। तो उसमें क्या होता है कि शादी, तलाक, गोद लेने और रीति रिवाज जैसे जितने भी आपके सिस्टम से ये सारी चीजें होती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉ में आती है। सिविल कानून मतलब कि जैसे शादी अगर आप कर रहे हैं तो जैसे मुस्लिमों में क्या है कि तलाक एक तरफा तलाक हो जाता है, हिंदू में है कि जब तक हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री होंगे तभी तलाक होगा, एक मेंटेनेंस का एक अलग प्रोसीजर होता है। ये सारी चीजें सबकी अपना अलग है। जैसे मुस्लिमों क्या है कि वो बिना तलाक दिए या तलाक देने के बाद भी या तलाक देने से पहले भी 4 शादी कर सकता है, लेकिन हिंदुओं में चार शादी वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। एक शादी जब तक तलाक नहीं हो जाएगा तब तक वो सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। ये है मुस्लिम में। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। लेकिन इसके आने के बाद क्या हो जाएगा कि कुछ चीजें बदल जाएंगी, जिसमें क्या क्या बदल सकता है। शादी की उम्र क्या हो सकती है, इसकी सीमा तय हो सकती है। तलाक के नियम, तलाक के जो प्रोसीजर है वो सभी के लिए एक समान हो सकते हैं। मेंटेनेंस तय करने का कि तलाक के समय जो औरत को मेंटेनेंस दिया जाता है उसमें कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, पति पत्नियों की संख्या कितने हस्बैंड रख सकते हैं, वो कितने वाइफ रख सकता है, इस पे चर्चा हो जाएगी। उत्तराधिकार, जो उत्तराधिकार है कि संपत्ति में किसको कितना अधिकार मिलेगा, बेटियों को अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। परिवार नियोजन से रिलेटेड जो आपका होगा ये होगा आपका यूनियन सिविल कोड। और गोद लेने की प्रक्रिया, कि गोद लेने का कैसे, गोद लेने के क्या नियम होंगे, ये सारी चीजें आपकी यूनियन सिविल कोड में आएगी। तो देखिए क्या आजादी के बाद से हम मोदी जी ने एक और बात कही। मोदी जी का पहले आप एक भाषण देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में एक बात कही परिवार के एक सदस्य के लिए किसी भी एक सरकार ने कानून यूनियन सिविल कोड लागू करने की कोशिश क्यों नहीं की। इससे बहुत सारी, खास करके मुस्लिम औरतों को देखिए, सबसे पहली बात कि कुछ हर जगह कह सकते हैं कि तो टिट फॉर टैट होता है, हर जगह कोई सही भी नहीं होता, हर जगह कोई गलत भी नहीं होता। अगर एक हस्बैंड ये गलत करता है तो बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जो अफेयर है और अपने हस्बैंड पे झूठा केस करके और वो क्या करती हैं, मेंटेनेंस लेती हैं। ऐसे बहुत से केसेस आप देखेंगे, वकीलों के पास जाएंगे कि बहुत सी औरतें ऐसे जिनका अफेयर कहीं होता है और वो मेंटेनेंस लेती हैं, मेंटेनेंस भी लेती हैं और अफेयर भी करती हैं और छोड़ने को भी तैयार नहीं होती। तो कितने ही हिंदू परिवारों में भी ये बहुत तकलीफ है कि वो बेचारे कहीं दूसरी जगह शादी भी नहीं कर पाते और उनको मेंटेनेंस भी देते रहते हैं और एक तरफ से वो
डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक तरफा नहीं देखना होगा, इसमें यही परेशानी है कि सिर्फ आप औरत के लिए ही नहीं देख सकते, उन मर्दों को भी देखिए जिनको औरत हरास कर रही है, जो उनको हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं मर्द। तो ये सारी चीजों को तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक आया था हिंदू कोड बिल 1948 में आया था। देखिए जब ब्रिटिश काल में 1835 में ब्रिटिश सरकार ने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके लिए एक समान हो, इसीलिए 1860 में आया था आईपीसी, आपको पता हो सीआरपीसी 1860 में आया था, जिसका कानून अभी तक चलता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार जितने भी सिविल कानून है, चाहे हिंदुओं का है चाहे उन सबसे अलग रहे कि भाई हम आपके सिविल कानूनों यानी आपके पर्सनल लॉ बोर्ड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिमों का शरिया का कानून है कि जो मोहम्मद साहब के वो कहते हैं मुस्लिम की 1400 साल पहले जो कुरान में बातें लिखी हुई है या जो चीजें मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं उन चीजों को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। ये बात तब जाके क्या हुआ था, एक हिंदू कोड बिल आया था 1948 में, जिसमें कहा गया था कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है, जिसमें कि बाल विवाह, सती प्रथा, जो घूंघट प्रथा है, इन सब चीजों को बंद किया जाए। तो उसका विरोध करने वाले खुद ये बीजेपी, उस टाइम बीजेपी पार्टी का कुछ और नाम था, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर ये आगे चल के लागू हुआ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 44 में दिया हुआ है यूनियन सिविल कोड, लेकिन क्या अगर कानून लागू करती थी तो इसके खिलाफ कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 37 ये बात बोलता है कि आप सुप्रीम किसी भी नीति निर्देशक तत्व के लिए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। यू कांट इन्फोर्स आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये बात कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 37। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस 1985 में जब शाहबानो केस आया था, और उसके बाद एक सरदा मुगल केस आया था 1995 में, और सायरा बानो केस 2017 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस पे संसद को जल्द ही एक कानून बनाना चाहिए ताकि कोई भी इन सब चीजों को लेकर परेशान ना हो, कोई औरत भी परेशान ना हो, जिसको एक तरफा तलाक दे देता है, उसको मेंटेनेंस नहीं देता, ये सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। उसका लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ही अप्रोच किया कि अगर संसद कानून नहीं बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जी आप ही क्या करिए, कानून बना दीजिए। लेकिन इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार हमारा नहीं है, कानून बनाने का अधिकार संसद का है, तो संसद को ही बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, अगर उस कानून में मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं उसको सही कर सकता हूं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार मेरा नहीं है। तो इस बात से सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया। लेकिन अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास क्या चुनौतियां हैं इसको लागू करने की, विरोध बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबके अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है। लोग कहते हैं कि हमारे सिविल कानूनों में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट लाती है, बार बार बात करती है कि पुरुष और महिला एक समान, तो एक समान में हर जगह देखना चाहिए, क्योंकि हर बार एक पुरुष भी गलत नहीं होता और हर बार एक महिला सही भी नहीं होती। तो ये दोनों चीजों को देखकर गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा, तभी ये चीजें जाके सही से लागू होगी। क्योंकि हमारा देश छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, हमारे देश में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो इस चीज को देखकर चलना पड़ेगा कि आदिवासियों के हितों की बात हो, यहाँ पे मुस्लिमों के हित की बात हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुस्लिमों को ही होगी इस कानून के तहत। क्योंकि इसमें क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उनको उसमें जब निकाहनामा होगा तो उसके अंदर उनको ये लिखना पड़ेगा कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वरना आप ये अपराध माना जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। अब क्या दिक्कत है गवर्नमेंट को, चुनौतियां ये है कि गवर्नमेंट लोकसभा में तो बहुमत है, ये पास कर लेगी, लेकिन राज्यसभा में गवर्नमेंट के पास सिर्फ 92 वोट्स हैं जो उसको मिल सकते हैं, और इसको पास करवाने के लिए लगभग 119 वोट चाहिए। 119 वोट मिलेगा तभी क्या हो सकता है कि ये पास हो सकता है, और राज्यसभा से पास होके जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तो ये कानून एक्ट बन के लागू हो जाएगा पूरे देश में, और राष्ट्रपति तो साइन कर ही देंगे। आप जानते हैं राष्ट्रपति की क्या अहमियत है हमारे देश में। तो उसके बाद अब यहाँ पे लिखा है 92, सिर्फ यहाँ पे से उसको बहुमत है, और कुछ एनडीए जैसे बीजेपी की कुछ एनडीए सरकार अगर मिला दी जाए इसके अंदर, तो उसमें और अगर कुछ 9 अगर इसमें मैं और मिला दूं, 9 और मिला दूं, तो मान के चलिए टोटल मिला के 101 के लगभग सीटें हो रही हैं, कि अभी भी इसको 119 चाहिए। भी आप सरकार हमेशा क्या रहती है, बीजेपी के विरोध में रहती है, खिलाफ रहती है केजरीवाल जी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना स्टैंड बदला है और उन्होंने कहा है कि हम यूनियन सिविल कोड के मामले में हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, और जो कानून लेके आ रही है हम उसका पूरा समर्थन देते हैं। इस बात पे अब देखा जाए तो 9 सीटें और है आपके पास, तो अगर कुल मिला के 110 सीटें हो रही हैं बीजेपी की, लेकिन अभी भी 9 सीटें जो हैं वो चाहिए, तभी जाके राज्यसभा में
में पास होगा और टोटल 119 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में पास होगा और राष्ट्रपति साइन करेंगे और ये लागू हो जाएगा। यूनियन सिविल कोड के बारे में सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी से, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है ये यूनियन सिविल कोड, जो आपके ऊपर सीधा इफेक्ट डालेगा। इस बात का आपको पूरा समझना है और समझना है कि ये हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट डाल सकता है, क्या नहीं डाल सकता है ना, ये सारी चीजें। अगर आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें समझ में आई, क्या आपको लगता है लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।